नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपने इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों हमने पूर्व कक्षाओं में व्याकरण का संपूर्ण कोर्स पढ़ लिया था, कंप्लीट व्याकरण पढ़ी है, पूरा काव्य शास्त्र पढ़ लिया दोस्तों, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी भर्ती परीक्षाएं आ जाती है दोस्तों। इसके बाद हमने आरंभ किया हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने दोस्तों आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल कंप्लीट पढ़ लिया है। आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो पढ़ेंगे दोस्तों आधुनिक काल। उम्मीद है दोस्तों जो पढ़ाया जा रहा है आप सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट से बताएं दोस्तों, और समाधान पाए मित्रों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, बस इसी उम्मीद से और इसी ख्वाहिश को मन में लेकर हम यथावत आपके लिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी, संपूर्ण हिंदी जो पढ़ाई जा रही है आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे रचनाएं। तो हमारा जो टारगेट, जैसे फर्स्ट ग्रेड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को या रीट मेंस को टारगेट में लेकर ही हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आज की हमारी जो कक्षा है वो आधुनिक काल। जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल को पढ़ा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से और 1375 का समय आपके आदिकाल का माना था। उसके बाद हमने आगे पढ़ा आदिकाल के बाद भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसका समय था दोस्तों सन 1375, विक्रम संवत 1375 से और 1700। उसके बाद हमने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल पढ़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसका समय था दोस्तों 1700, विक्रम संवत 1700 से और 1900 के मध्य का समय उसका लिया जाता है। इसके बाद जब और आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें जो आपका आधुनिक काल या गद्य काल आता है दोस्तों, उसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है दोस्तों 1900 से और अब तक का। आइए उसी पर हम विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं और देखते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल जिसका समय 1850 ईस्वी से और अब तक का, ईस्वी सन में 1850 से अब तक माना जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण, हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो चतुर्थ चरण है आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ चरण को कहा जाता है दोस्तों आधुनिक काल। जैसे प्रथम चरण को आदिकाल, द्वितीय चरण को भक्ति काल, तृतीय चरण को रीति काल, और ये चतुर्थ चरण है वो कहलाता है दोस्तों आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से और 1927 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका समय ले तो 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी, यानी कि विक्रम संवत में देखें तो 1900, विक्रम संवत में आपके 1900 से लिया जाए 1984 तक का जो समय इन्होंने माना था। तो दोस्तों इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल को लेकर समय का विभाजन था 1900, विक्रम संवत 1900 से 1984 तक, अर्थात 1943 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक। आइए आगे संक्रांति काल। संक्रांति काल आचार्य शुक्ल ने रीति काल का समाप्ति काल 1943 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 1900 को माना, एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका जिसका नाम था कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी को माना है। अतः 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच
इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार के संघर्ष हुए। इसी अवधि को, इसी समय को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है दोस्तों। इसी अवधि को, इसी समय को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है दोस्तों? संक्रांति काल। तो ये तो था संक्रांति काल को लेकर। कहने का मतलब ये अपने रीतिकाल का समाप्ति काल था और आधुनिक युग का आरंभिक समय था। तो इस युग को, इस समय को संक्रांति काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिकता शब्द से अभिप्राय, आधुनिक काल यानी कि आधुनिकता शब्द से अभिप्राय माना है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी कि मध्यकाल से तो भिन्न लेकिन नए दृष्टिकोण को, जो इहलौकिक सांसारिक नए दृष्टिकोण को अपनाना ही आधुनिकता का अभिप्राय है दोस्तों। इसी क्रम में आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। और स्वर्ण काल कहने के पीछे हमने जो उसका अभिप्राय, जो लॉजिक था, वो था कि भक्ति काल में जितनी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में हुई है, उसके आधार पर उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आधुनिक काल को जो दूसरा स्वर्ण काल भी कहते हैं, आधुनिक काल को दूसरा स्वर्ण काल कहने का रीजन है कि भक्ति काल के बाद सर्वश्रेष्ठ रचनाएं और अनेक अलग अलग मतों से संबंधित रचनाएं जो लिखी गई, वो आपके आधुनिक काल में लिखी गई। आधुनिक काल में नए नए प्रैक्टिकल अपनी रचनाओं में हुए दोस्तों। तो इस वजह से आधुनिक काल को दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना, जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। जन चेतना, जनता को चैतन्य करना, जनता को जागृत करना, जनता को राजा महाराजाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए प्रेरित करने का कार्य है, उन्हें जागरूक करने का कार्य है। रीति काल से अलग हटकर, इतर प्रकृति आदि से अलग हटकर जनता के प्रति जो भाव जागृत करने का कार्य रचनाओं में था, वो था दोस्तों आधुनिक काल में। इसलिए हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहलाता है। आधुनिक काल का नामकरण, अलग अलग विद्वानों ने आधुनिक काल को लेकर भी कुछ मतभेद था। अलग अलग विद्वानों ने इसके नाम को भी आदिकाल के समान या रीतिकाल के समान कुछ भिन्नताओं के नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल नाम देते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया गद्य काल। इनका अभिप्राय था कि आधुनिक काल से ही गद्य का आरंभ हुआ। उससे पूर्व यानी रीति काल तक जो रचनाएं थी वो पद्य में ही लिखी जाती थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे नाम दिया है वर्तमान काल। आधुनिक काल का नाम दिया है दोस्तों वर्तमान काल। इनका मानना था कि वर्तमान समय से संबंधित था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम देते हैं। इन्होंने आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल ही दिया था। गणपति चंद्र गुप्त भी आधुनिक काल ही नाम देते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी आधुनिक काल ही नाम देते हैं और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसे साहित्य काल नाम देते हैं। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों में आधुनिक काल के नामकरण को लेकर भी मतभेद है। तो दोस्तों हमने देखा आचार्य शुक्ल गद्य काल, मिश्र बंधु वर्तमान काल, रामकुमार वर्मा आधुनिक काल और गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी आदि इसे आधुनिक काल के नाम से ही पुकारते हैं दोस्तों। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ इसे साहित्य काल नाम देते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक काल के नामकरण को लेकर भी कुछ विद्वानों में मतभेद है, वो हमने देखा। आगे आता है आधुनिक काल का विभाजन।
विद्वानों ने आधुनिक काल को अलग अलग पार्टों में विभाजित किया है दोस्तों। इसे स्पष्ट समझने के लिए जैसे सबसे लंबा समय भक्ति काल का ही था। आदि काल, भक्ति काल को भी अलग अलग समझने के लिए 4 पार्टों में अलग अलग बांटा था। जैसा कि हमने देखा, निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा में बांटा। सगुण काव्य धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा। रीति काल को भी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 पार्टों में अलग अलग विभाजित किया। उसी प्रकार दोस्तों आधुनिक काल को भी सरलता से समझने के लिए विद्वानों ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं हम जो विभाजन था आधुनिक काल का उपविभाजन। जैसे आधुनिक काल के प्रारंभिक जो समय है, शुरुआती काल है, उसे पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, रेनेसा, पुनर्जागरण रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग, जिसका समय सीमा है 1850 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है। 1850 से 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल, भारतेंदु के जन्म से ही इसका आरंभ माना जाता है दोस्तों। अगला है जागरण सुधार काल। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय को माना जाता है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया जा रहा था 1903 से 18 तक का समय। तो जागरण सुधार काल अर्थात 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल का लिया जाता है। दोस्तों जागरण सुधार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्विवेदी द्वारा उस काल में अनेक प्रकार की जागृतियां कवियों में, विद्वानों में की गई और साथ में उन्होंने इस युग में सुधार भी किया। सुधार करने का मतलब जो रचनाकार ब्रज भाषा, अवधी या अन्य भाषाओं से संबंधित थे उन्हें खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ उनकी रचनाओं में अनेक प्रकार के सुधार हुए जो संस्कृत ब्रज अवधि से हटकर खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरित किया इन्होंने। अगला छायावादी युग, जिसे प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा का युग भी कहा जाता है दोस्तों। छायावादी युग, इसका समय सीमा 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। इसी क्रम में प्रगतिवादी युग, प्रगतिवाद को साम्यवादी युग भी कहा जाता है। मार्क्सवादी काव्य चेतना से प्रेरित होकर ये प्रगतिवाद का प्रवर्तन हुआ। साम्यवादी युग भी कहा जाता है। इसका समय काल 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। इसी क्रम में अगला भाग, अगला जो पार्ट है, विभाजन है प्रयोगवाद काल। प्रयोगवादी काल या तार सप्तक या अज्ञेय युग भी कहलाता है। इसे प्रयोगवादी काल या प्रयोगवादी युग, तार सप्तक या अज्ञेय का युग भी कहा जाता है, जिसका समय 1943 ईस्वी से और 1953 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। अज्ञेय ने इस काल में 7 कवियों का समूह बनाकर और तार सप्तक नाम देकर रचनाएं लिखवाने का या नए नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। और अगला जो पार्ट है नवलेखन काल, अगला उपविभाजन है नवलेखन काल या नई कविता युग। 1953 ईस्वी से और अब तक का समय इसके तहत लिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार विद्वानों ने आधुनिक काल के उपविभाजन किए हैं दोस्तों, जिन्हें हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना। और इन्हीं पार्टों के आधार पर आगामी कक्षा से हम पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग से पढ़ना आरंभ करेंगे कि भारतेंदु युग के कौन कौन से प्रमुख कवि थे, भारतेंदु युग की या जो आपकी पुनर्जागरण काल है उसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं कौन कौन सी थी, विद्वानों की रचनाएं कौन कौन सी थी, वो हमारी अगली कक्षा होगी। ये हमारा आधुनिक काल का प्रथम परिचय दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन निम्न 3 भागों में किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ये जो 6 पार्ट है उन्हें 3 पार्टों में 3 भागों में ही डिवाइड करते हैं। जैसे नवजागरण युग 1857 से 1920, स्वच्छंदतावादी युग 1920 से 1938 ईस्वी और उत्तर स्वच्छंदतावादी युग
जिसे 1938 से और अब तक के समय को लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल के 3 उपविभाजन किए थे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल नाम दिया एवं 1900 से 1984 विक्रम संवत तक इसका कार्यकाल या समय माना दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल नाम देते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 19वीं सदी के मध्य से आगे तक इसका कार्य काल माना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 19वीं सदी से आगे तक का जो कार्यकाल है, समय है, वो आपके आधुनिक युग में आता है। आगे दोस्तों 1857 ईस्वी से आगे तक साहित्यिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भारतेंदु को माना जाता है। साहित्य में पुनः जागृत करने का 1857 के बाद कवियों को जागृत करने का, उनके हृदय में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना, जनवादी चेतना को जागृत करना आदि का कार्य दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसे इसीलिए यानी 1857 ईस्वी से आगे तक का जो साहित्यिक समय वो पुनर्जागरण काल इसी नाम से माना जाता है दोस्तों। तो इसके अग्रदूत थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल में आधुनिक होने से तात्पर्य प्राचीन परंपरा में नवीन विषयों को अपना लेना है दोस्तों। आधुनिक काल में आधुनिकता से अभिप्राय तात्पर्य था दोस्तों जो प्राचीन काव्य परंपरा में नवीन विषयों को अपनाना, इसका मुख्य कार्य था दोस्तों। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में अंतर, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में जो अंतर है वो देखिए। मध्यकाल के तहत यानी कि मध्यकाल को हम ले सकते हैं भक्ति काल और रीति काल से लेकर, क्योंकि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मध्यकाल और आधुनिक काल में जो प्रमुख अंतर है वो देखिए दोस्तों। मध्यकाल में लोग अंधविश्वासी रूढ़िवादी थे तथा परलोक की अवधारणा में विश्वास रखते थे। मध्यकाल के लोगों की स्थिति थी, जबकि आधुनिक युग में लोग वैज्ञानिक, तार्किक एवं व्यावहारिक हो गए तथा यह लौकिक दृष्टिकोण अपना लिया। जो इस लोक का दृष्टिकोण, इस समय का दृष्टिकोण, समसामयिक स्थिति को लोगों ने अपना लिया। ये अधिक वैज्ञानिक हो गए, अधिक तार्किक हो गए। अगला भेद, मध्यकाल में ईश्वर को केंद्र में रखकर काव्य रचना की गई, क्योंकि मध्यकाल में जो भक्तिकालीन रचनाएं वो पूरी तरह भगवान को, ईश्वर को आधार में लेकर लिखी गई। रीतिकालीन रचनाओं में भी ईश्वर के समान अपने स्वामी राजा को मानकर या प्रकृति को मानकर या रहस्यवादी चेतना में रचनाएं लिखी गई, वो अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को संबोधित करके लिखी गई। लेकिन जबकि आधुनिक युग में मानव को केंद्र में रखकर काव्य रचनाएं की जाने लगी थी। आधुनिक काल में ईश्वर या राजा की जगह जो स्थान ले लिया था रचनाओं के विषय ने मानव को, मनुष्य को आधार में लेकर रचनाएं लिखने लगे। तो ये दो मुख्य अंतर थे मध्यकाल और आधुनिक काल में दोस्तों। भारतेंदु युग का जो समय हम यहाँ देखते हैं कि अपने भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्वितीय युग का समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 या 42 ईस्वी और प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 ईस्वी और या नई कविता या नवीन कविताओं का समय 1953 से आगे का माना जाता है दोस्तों। इस प्रकार हम आधुनिक काल को अनेक उपविभाजनों में या अनेक भागों में विभक्त करके और अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा जो कक्षा का विषय आधुनिक काल का परिचय। मुख्यतः हमने जाना कि आधुनिक काल है क्या और उसे कितने पार्टों में विद्वानों ने विभाजित किया और उसके क्या क्या नाम रखे हैं। तो आज हमने ये देखा दोस्तों। उम्मीद है कि सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट से बताएं, समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अच्छा पढ़े दोस्तों और सफलता की ओर आगे बढ़े दोस्तों, यही उम्मीद रखते हुए धन्यवाद।